कुछ ऐसे हीरो कुत्तों के किस्से जिन्होंने इंसानों की जिंदगी बचाई। कुत्ते, पिल्ले, दगू, चाहे आप इन्हें कुछ भी कहें, वे इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। वे वफादार फरबॉल 30,000 से अधिक सालों से हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनने के लिए पैदा हुए हैं और आज की डेट में अकेले यूएस में 69 मिलियन से अधिक घरों में एक पालतू कुत्ता है। हालांकि हर समय इनका इंसानों से इंटरेक्शन पॉजिटिव नहीं होता। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक अमेरिका में हर साल 45 लाख से ज्यादा लोगों को कुत्ते काटते हैं, जिनमें से 8 लाख मामलों में मेडिकल जांच की आवश्यकता होती है और अधिकतर केसेस में ये बच्चों के ही होते हैं। यही वजह है कि जिसके लिए हम कह सकते हैं कि स्वेलेसिक परिवार ने एक बड़ा जुआ खेला जब उन्होंने 2007 में एक रेस्क्यू शेल्टर से एक डोबरमैन को गोद लिया और उसे अपनी 17 महीने की बेटी के पास घर ले आए। क्या ये डोबरमैन उनके बच्चे के साथ घुल मिल जाएगा या फिर ऐसा नहीं है कि इस परिवार ने कोई खतरनाक गलती कर दी? इन सभी सवालों के जवाब उनको मिल गए सिर्फ 5 दिन के बाद। माता पिता को अपने घर के पीछे के गार्डन से एक जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी इनके सामने? खैर, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अपने बच्चे शार्लोट के साथ ऑस्ट्रेलिया के एथर्टन में रहने वाले सिल्विक के परिवार को लगा कि उनकी बेटी को एक प्यारे फरी दोस्त की जरूरत है और इसलिए उन्होंने अपने स्थानीय बचाव केंद्र से कुत्ते को गोद लेने का फैसला किया। सुलिसिक ने अपने बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल जाने वाले चपटे मुंह के पग्स और चमचमाते चिकने सनी गोल्ड रिट्रीवर्स को ऑप्शन में नहीं रखा। इसके बजाय उनका दिल आया डोबरमैन पिंसर पर और उन्हें लगा कि ये उनके परिवार के लिए एकदम सही जोड़ा होगा। हालांकि रेस्क्यू सेंटर में हर किसी ने सिविलिक्स परिवार के इस फैसले पर बड़ा खतरनाक रिएक्शन दिया था। डोबरमैन एक कुख्यात आक्रामक ब्रीड का कुत्ता है और ये क्या कहूँ, ये फैमिली के साथ रहने वाले कुत्तों से एकदम विपरीत होते हैं क्योंकि इसे ऐतिहासिक रूप से और जानबूझकर डेंजरस प्रवृत्ति का बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डोबरमैन्स को 1890 में ओपोल्डा जर्मनी में कार्ल फ्रेडरिक लुइस डोबरमैन द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। कार्ल डोबरमैन एक टैक्स इंस्पेक्टर थे, जो कि सुनने में भले ही आंखों में आंसू आने वाला उबाऊ काम लगता हो, लेकिन 19वीं सदी में ये अगर घातक ना भी कहें तो ये खतरनाक पेशा जरूर था। ये कंप्यूटर या ईमेल सिस्टम से पहले का समय था, इसलिए मिस्टर डोबरमैन को घर घर जाके व्यक्तिगत रूप से टैक्स एकत्रित करना पड़ता था। उनको मोटे मोटे नोट के गद्दे के साथ टैक्स कलेक्ट करने के लिए शहर के कुछ बहुत ही भयानक सुनसान जगहों में जाना पड़ता था, जिससे उन्हें डाकू द्वारा लूटे जाने और पीटे जाने का खतरा था। इसलिए मिस्टर डोबरमैन ने एक कुत्तों को ब्रीड करने का फैसला किया जो कि मजबूत, खूंखार, स्मार्ट और उनकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त वफादार हो। मिस्टर डोबरमैन अपोल्डा टाउन में कुत्तों के लिए एक शेल्टर भी चलाते थे और इसलिए उनको अलग अलग कुत्ते की ब्रीड के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी पहुंची। आखिरकार उन्होंने बेओर्सन, जर्मन पिंसर, रोटवीलर और एक वीमनर के बीच एक क्रॉस ब्रीडिंग करके एक नया ब्रीड उन्होंने पैदा किया। ऐसे ही इसका जन्म हुआ डोबरमैन पिंसर का। उनकी ये रचना 305 पाउंड दबाव प्रति वर्ग इंच के बल के साथ काट सकती है, जो कि आपके हाथ के 1 वर्ग इंच के हिस्से पर एक मीडियम आकार के रेफ्रिजरेटर रखने के बराबर है। बाप रे! तुलनात्मक रूप से एक इंसान प्रति वर्ग इंच सिर्फ 162 पाउंड दबाव बल काट सकता है। भाई, मैं तो डोबरमैन छोड़ के किसी भी दिन माइक टायसन से काटे जाने से ज्यादा मुनासिब समझूंगा। और डोबरमैन के काटने की क्षमता की सबसे डरावनी चीज नहीं है। जब वे काटते हैं तो डोबरमैन के जबड़े तुरंत बंद हो जाते हैं और एक ब्लेड जैसा इफेक्ट क्रिएट करके मांस के अंदर तक घुस जाता है। अब ये तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन इतना ही नहीं, डोबरमैन्स अपने लक्ष्य को लगातार एक ही जगह पर काटते हुए हमला करते हैं। इसे सीजर बाइट कहते हैं। ये आपके हाथ या पैर पर इतनी बुरी तरीके से काट काट के बोटी बोटी कर सकते हैं कि आपके कुत्ते के लिए एक मजेदार तरह का डिनर हो जाएगा। डोबरमैन के निडर और आक्रामक स्वभाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कुत्ते को पुलिस और सेना में इस्तेमाल किया गया। हालांकि छोटे बच्चों के आसपास जो कभी भी अप्रत्याशित हरकत कर सकते हैं, इसे रखने की सलाह नहीं दी जाती। और फिर भी सिविलिसिक्स परिवार ने इस डोबरमैन के तेज दांतों और मांसपेशियों के फ्रेम को देखने के बावजूद उन्होंने सोचा कि यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कुत्ता एक प्यारा दोस्त बन सकता है। इस बीच जर्मनी में कहीं जब मिस्टर डोबरमैन अपनी कब्र में सो रहे थे, इधर सिविलिसिक्स निडर होकर उस कुत्ते को घर ले आए थे। उनका नाम रखा खान। इस खतरनाक कुत्ते को अपनी 17 महीने की बेटी शार्लोट के आसपास रखना इसलिए खतरा था क्योंकि उन्होंने जिस डोबरमैन को अडॉप्ट किया था उसका बहुत ही दुखद अतीत था। दिल लहरा देने वाली बात यह थी कि खान जब एक रेस्क्यू सेंटर में आया था, वो अविश्वसनीय रूप से पतला और कई टूटी हुई पसलियों के साथ पहुंचा। वो एक बुरी जगह से आया था और स्पष्ट रूप से उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वाकया निश्चित था कि खान अपने नए परिवार के आसपास कैसा व्यवहार करेगा, विशेष रूप से कुत्ते जो किसी न किसी गलत व्यवहार करने वाले के परिवार से आते हैं। वे आमतौर पर अनजान लोगों के प्रति आक्रामक होते हैं और उनसे घुलने मिलने से डरते हैं। ये तो था सिलिक के परिवार का। इस कुत्ते पर एक बहुत बड़ा सा जुआ वो खेल रहे थे। फिर भी उनका जोखिम भरा फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि खान को सिर्फ प्यार और स्नेह चाहिए था और वो आसानी से अपने घर में बस गए थे। कुछ समय के लिए सब कुछ शांतिपूर्ण था। अब सुलिसिक इतना बेवकूफ तो नहीं थे कि और इसलिए उन्हें इस पर हर पल सावधानी पूर्वक नजर बनाए रखनी थी, खासकर जब उनकी छोटी बच्ची शार्लोट साथ हो।
हालांकि 5 दिन के बाद शार्लेट खान के साथ पीछे के आंगन में खेल रही थी। माँ कैथरीन दोनों पे नजर रखी हुई थी। तभी कैथरीन का सबसे खतरनाक डर सच होता हुआ नजर आया, क्योंकि अचानक खान का व्यवहार बदलने लगा था और वो आक्रामक रूप से बच्ची को पटकने लगा था। उसका गुर्राना, खतरनाक तरीके से घूरना, ये सब भयावह रूप से स्पष्ट हो रहा था। खान अभी हमला करने वाला है, लेकिन बेचारी कैथरीन अपने आप को बहुत विवश महसूस कर रही है। अचानक से खान ने शार्लोट को उसके डायपर से पकड़ के दूर पटक दिया, लेकिन खान ने उसे नहीं काटा, बल्कि उसने अपने सिर से धक्का दे के शार्लोट को अपने पीछे फेंक दिया। बेचारी मासूम बच्ची 3 फीट दूर जाकर गिरी। भयभीत कैथरीन अपनी बेटी को देखने के लिए दौड़ी, क्योंकि पूरा आंगन कराती हुई चीखों की आवाज से गूंज रहा था, लेकिन वे आवाज शार्लोट से नहीं आ रही थी, वे खान से आ रही थी। तभी कैथरीन ने देखा कि घास में कुछ हिल रहा है। उसने देखा कि घास में एक विशाल किंग ब्राउन सांप था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए गए सबसे विषैले और सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। अचानक सब समझ में आने लगा। खान का आक्रामक रूप से शार्लोट को पटकना दरअसल उसके पीछे लिपटे सांप से उसे दूर ले जाने की कोशिश थी, और खान की चीख दरअसल शार्लोट को बचाने के चक्कर में लगी हुई चोट की वजह से थी, क्योंकि सांप ने उसके पंजे पर काट लिया था। परिवार ने खान को जल्दी पशु चिकित्सक के पास लेकर गए, जहां उसे एंटीडोट की खुराक दी गई। तभी सिविल सिक्स परिवार को एहसास हुआ कि वे अपनी बेटी को बस खो देने वाले थे। अब किंग ब्राउन सांप एक बार काटने में 180 मिलीग्राम जहर निकाल देता है, और वे बहुत बेरहमी से काटते हैं। अपने नुकीले दांतों से अपने पीड़ितों को एकदम चबा लेते हैं और जहरीले जहर की एक विशाल मात्रा पीड़ित के शरीर में इंजेक्ट करते हैं, जो कि ब्लड सेल्स और मांसपेशियों को नष्ट कर देती है। किंग ब्राउन स्नेक के काटने का असर शरीर के वजन के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि जहर कितने समय में पीड़ित की इंटरनल सिस्टम में जाके फैलेगा। एक यूएस मेल डोपामाइन के रूप में खान का वजन 75 से 100 पाउंड के बीच में था, इसलिए ये विष की इस विशाल मात्रा को झेल पा रहा था और इलाज के लिए काफी समय तक जीवित भी रहा। हालांकि शार्लोट एक छोटी सी बच्ची थी, जिसका वजन कहीं 17.5 से 31 पाउंड के बीच में था। किंग ब्राउन का विष कुछ ही समय में उसकी छोटी सी सिस्टम में फैल सकती थी, और इससे पहले कि सिविल सिक्स उसे अस्पताल तक ले जा पाते, वो मर सकती थी। खान एक सच्चा मसीहा साबित हुआ भाई। एक खतरनाक माने जाने वाला कुत्ता, जिसने जिंदगी भर सिर्फ दुर्व्यवहार और दर्द का सामना किया, वो बड़े दिल वाला हीरो निकल गया। खान स्विलिक परिवार का एक बड़ा हिस्सा बन गया था। सच में यार, मुझे यकीन है कि वे लोग अपने इस फैसले से बहुत खुश थे कि उन्होंने लोगों की सभी फालतू बातों को नजरअंदाज करके उस दिन खान को अपने वो घर लेकर आए। मुझे नहीं लगता कि किंग ब्राउन के सामने वो चपटा मुंह वाला पग कुछ ज्यादा कर पाता। अब आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को लगा था ऐसा कि ये कोई हीरो होने वाला है, कुछ ऐसा ट्विस्ट आएगा कहानी में, या फिर आप लोगों ने भी इस कहानी का एक खतरनाक एंड सोच लिया था? अगर आपको पता था कि खान हीरो निकलेगा तो उस लाइक बटन को हिट करें, लेकिन अगर आप लोगों को इस बात पर शंका थी तो सब्सक्राइब बटन हिट करें। लेकिन खान एक अकेला ऐसा निडर कुत्ता नहीं है जिसने अपने मालिक को एक जहरीले घातक किंग ब्राउन स्नेक से बचा लिया है। क्या आप लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार में इस बहादुर शिबा इनू कुत्ते ने कैसे उस खतरनाक सांप को एक चबाने वाले खिलौने में बदल दिया? शुक्र है अपनी जीत के साथ लड़ाई खत्म होने के तुरंत बाद की चार्डी नाम का इस वीर शिबा इनू को पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया, ताकि ये सुनिश्चित हो पाए कि सांप ने उसे काटा ना हो। मालिक के हिसाब से वो उस दिन एकदम सोने की तरह चमचमाता हुआ घर आया। क्या यार, अब मुझे सच में यहाँ के सांप के लिए थोड़ा सोचकर बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे कुत्ते ने खतरनाक जहरीले सांप को मेरे घर में रेंगने से रोक दिया। सही मायनों में इससे भी अधिक ऐसे बहुत साहसी कुत्ते हैं जिन्होंने अपने प्यारे इंसानी साथी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया है। उनमें से कुछ एक हीरो की कहानी आप सुनना चाहेंगे? चलिए सुनाता हूँ। भौंकना खूबसूरत है। आप लोगों को लग सकता है कि पेरेंट्स के साथ रोड ट्रिप में चलने में सबसे खतरनाक चीज उनके खतरनाक स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट के अलावा और क्या हो सकता है, लेकिन जोसेफ फिलिप्स गार्सिया के लिए ये फैमिली रोड ट्रिप एक जिंदगी और मौत की लड़ाई बन गई। 2014 में जोसेफ अपनी चाची और चचेरे भाई के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडा में जंगली आलू ढूंढने के लिए एक रोड ट्रिप पर निकला था। वो ट्रक के पीछे अपने पालतू कुत्ते सको, जो कि एक ब्लैक शेपर्ड है, उसके साथ में बैठा हुआ था। ये एक बिल्कुल साधारण सा दिन था। पूरा परिवार खुशी खुशी जंगल से ट्रैक चलाते हुए जा रहे थे, लेकिन चीजों ने एक दुखद मोड़ तब लिया जब जोसेफ की चाची ने अचानक ट्रक से नियंत्रण खो दिया। ट्रक सड़क के नीचे आ गया और 300 फीट से ज्यादा गहरी खाई में लुढ़कते जा गिरा। दुर्भाग्य से सिर्फ जोसेफ और साको ही जिंदा बचे, जो एक्सीडेंट के टाइम ट्रैक से बाहर जाकर गिर गए थे। हालांकि वो इस एक्सीडेंट से तो बच गया था, लेकिन जोसेफ बुरी तरह से घायल हो गया। उसकी थाई की हड्डी और कॉलर बोन टूट गई थी। इतनी बुरी तरह से घायल और कमजोर वो हिलने डुलने और मदद के लिए किसी को पुकारने की हालत में भी नहीं था। जंगल में घायल, खोया हुआ और अकेला जोसेफ अब उन जंगल में रहने वाले भालू, शेर, लकड़बग्गों आदि जैसे शिकारियों के लिए एक स्वादिष्ट डिनर बनने के इंतजार में था। लेकिन शुक्र है जोसेफ के पास अब भी साको था, जो उसका हमेशा वफादार साथी था। इतनी क्रूर दुर्घटना और खुद को भी थोड़ी चोट लगने के बावजूद साको ने जोसेफ को अकेले नहीं छोड़ा। वो जोसेफ के ऊपर लिपट कर उसे गर्म रखा रहा और उसे हाइपोथर्मिया का शिकार होने से बचाया। आश्चर्यजनक रूप से उसने जोसेफ को पानी पीने के लिए पास के एक नाले तक खींच कर ले जाने में मदद की। सौभाग्य से दोनों जंगली जानवर के शिकार बने बिना
बिना रात गुजार लिए। लेकिन फिर जैसे वो दोनों सो रहे थे, उन्होंने शिकार के लिए निकला हुआ एक जंगली कुत्तों का झुंड देखा। उसकी आवाज उनको सुनाई दी। जंगली कुत्ते भेड़िए के चचेरे भाई हैं। आमतौर पर इनका वजन 25 से 35 पाउंड के बीच होता है, एक मध्यम आकार के कुत्ते के समान। लेकिन आप लोग ये सोचकर बेवकूफ मत जाना कि वो कुत्तों की तरह हैं। जी नहीं, ये महान हस्तियां जंगली जानवर हैं जो कि बहुत सारे इंसानों का शिकार करने के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं। जोसेफ की गंभीर रूप से घायल अवस्था को देखते हुए वो आसानी से जंगली कुत्तों का भोजन बन सकता था। और जैसे ही दुर्घटना स्थल के पास झाड़ियों में ये जंतु सरसराहट करने लगे तो जोसेफ को पता चल गया कि उसका इस जिंदगी को अलविदा कहने का समय आ गया। लेकिन फिर साको ने अपने मालिक को बचाने के लिए छलांग लगाई और जंगल में कूद गया। इसके बाद एक भीषण लड़ाई हुई। गुर्राहट और दहाड़ की आवाजें आती रहीं, लेकिन साको ने पूरे झुंड के साथ अकेले ही मुकाबला किया। जोसेफ को ये डर खाया जा रहा था कि वो अब अपने कुत्ते को भी खोने वाला था। लेकिन तभी अपनी गर्दन पर थोड़े बहुत काटने के निशान के साथ साको अपनी लड़ाई से विजयी होकर लौट आया और वहीं से जोसेफ की बदकिस्मती पलट गई। जंगल में 40 घंटे फंसे रहने के बाद आखिरकार बचाव दल ने उसको ढूंढ लिया। जंगल से गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे सुरक्षित रूप से ले जाने में लगभग 3 घंटे का समय लगा। लेकिन वहां से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां वो अपने परिवार के साथ फिर से मिल पाया। खुशहाल परिवार के पुनर्मिलन में भी साको की बहादुरी को भुलाया नहीं जा सकता है। साहसी कुत्ते को न केवल एक बड़ी रसीली हड्डी मिली बल्कि एक स्वर्ण पदक भी मिला। इस खतरनाक दुर्घटना के लगभग 1 साल के बाद साको को पुरीना एनिमल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, एक वार्षिक कार्यक्रम जो जिंदगी बचाने वाले पालतू कीड़ों को सम्मानित करता है। जंगली कुत्तों के खिलाफ अपनी बहादुरी लड़ाई के बाद साको ने निश्चित रूप से ब्लैक किंग शेपर्ड नाम को बरकरार रखा। मैं शीजू हूं तो क्या हुआ? निजी तौर पर मुझे छोटा कुत्ता उतना पसंद नहीं है। वे या तो लगातार भौंक रहे होते हैं या वो कांप रहे होते हैं जैसे वे अंटार्कटिका में खो गए हों। किसी भी रूप में वे बस मेरा पसंदीदा नहीं है। लेकिन शायद ये अगली अविश्वसनीय कहानी उनके बारे में मेरा नजरिया बदल दे। जापान के समुद्र तट पर बसी हुई शहर मियाको में 83 वर्षीय रिटायर ताकी अकानुमा अपने 12 वर्षीय शिहत्जू बाबू के साथ अपने घर में एक मजेदार दोपहर का आनंद ले रही थी। उन्हें क्या पता था कि उस दिन 11 मार्च 2011 को देश में 9.1 तीव्रता का भूकंप आएगा। जापान में दर्ज अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप का केंद्र जापान के पूर्वी तट से 45 मील दूर समुद्र के 20 मील नीचे था। भूकंप द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा ने एक विशाल सुनामी को ट्रिगर किया था जो किनारे पर पहुंचते ही 133 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गई थी, जो एक 13 मंजिला इमारत के समान ऊंची लहर की जैसी थी। अब अकानुमा का घर समुद्र से केवल 650 फीट की दूरी पर था, लेकिन उस विशाल लहर से तब तक पूरी तरह से वो अनजान थी जो उसी क्षण उसकी ओर खतरा बन के आ रही थी। जब तक उसका पालतू कुत्ता बाबू बागलों की तरह इधर उधर भाग भाग के जोर जोर से रोने नहीं लगा। अभी उनके रोज के टहलने का समय भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अकानुमा अपने कुत्ते की संकट भरी चीजों को अनदेखा नहीं कर पाई। इसलिए वो बाबू को पट्टा पहनाकर बाहर ले गई। तभी सुनामी की चेतावनी सुनाई दी। हर तरफ सायरन बजा के पूरे शहर को इन आने वाले सुनामी के लिए सतर्क कर दिया गया। बाबू अपने रोज के चलने वाले रास्ते को छोड़कर विपरीत दिशा में चलने लगा और ऐसा ही उसने तुरंत अकानुमा को पास की पहाड़ी के शिखर तक आधा मील की दूरी पर वो लेकर गया। उनके पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के कुछ ही समय के बाद सुनामी तट पर आ गई और लगभग पूरा मियाको शहर बह गया। कस्बे में 3600 से अधिक घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि अन्य 1000 इमारतें पस्त हो गईं और आंशिक रूप से ढह गईं। समुद्र ने अकानुमा के घर को तहस नहस कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो और बाबू पहाड़ी की चोटी पर बिल्कुल सुरक्षित थे। अगर बाबू ने उसे तुरंत घर से बाहर नहीं निकाला होता तो अकानुमा उस दिन खोई हुई 525 जानों में से एक बन जाती। तो शायद कह सकते हैं कि छोटे कुत्ते इतने बुरे नहीं होते, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि वो आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बस एक चिहुआहुआ मिल जाए तो मुझे ये बता पाए कि काम पर कब छाता लेके जाना चाहिए। वो इमरजेंसी कॉल, प्रैंक कॉल बड़े ही मजेदार चीज होती है ना। अपने लोकल लॉन्ड्री वाले को कॉल करके पिज्जा के लिए पूछने से लेकर अपने किसी दोस्त को कॉल करने और रेडियो पर कार जीतने का नाटक करने तक, ऐसे बहुत सारे मजेदार किस्से हो सकते हैं। लेकिन हर नंबर पर आप प्रैंक कॉल नहीं कर सकते। असल में अमेरिका के हर राज्य में 911 पर कॉल करना कानूनी तौर पर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 911 एक आपातकालीन सेवा है और इस पर ज्यादा प्रैंक कॉल आने से कर्मियों को वास्तविक इमरजेंसी कॉल को पहचानना मुश्किल हो सकती है। कुछ ऐसा काम जिसका वो लोग सराहना नहीं करते। इसलिए 2017 में जब ओहियो में 911 के कर्मियों को पहली बार लाइन की दूसरी तरफ पर खरोंच और भारी सांस के साथ एक अजीब कॉल मिली तो उन्हें संदेह हुआ कि वे किसी तरह के प्रैंक कॉलिंग क्रीप का काम कर रहे हैं। किसी तरह की प्रतिक्रिया को न मिलने पर उन्होंने जल्दी ही कॉल को कट कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि नंबर तुरंत फिर से डायल किया गया और जब उन्होंने उठाया तो उन्हें फिर से वही अधिक भारी सांस लेने और खरोंचने की आवाज सुनाई दी। इसलिए उन्होंने फिर से फोन कट कर दिया, लेकिन फिर भी नंबर पर कॉल आता रहा। कर्मियों ने कम से कम 10 बार कॉल उठाया, लेकिन कोई स्पष्ट शब्द नहीं बोले जाने पर हर बार कॉल काट देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 10वीं कॉल को छोड़कर जब आखिर में उन लोगों को पृष्ठभूमि में किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी, यह महसूस करते हुए कि असल में कोई आपात स्थिति में था, कर्मियों ने फोन के लोकेशन को ट्रैक किया और सुरक्षा कर्मी को घटनास्थल पर भेज दिया। वहां पहुंचे उन लोगों ने देखा कि एक पिटबुल लैब्राडोर मिक्स ब्रीड डॉग बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। कुत्ता उन्हें अपने अंदर मालिक के पास ले गया जो फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी पहचान पूर्व अमेरिकी मरीन टेरी मैग्लाडे के रूप में हुई।
लेकिन ये रहस्य बना रहा कि अजीबोगरीब 911 कॉल कौन कर रहा था, क्योंकि टेरी घर में अकेले और पूरी तरह अक्षम थे। उनके अलावा वहाँ उनका कुत्ता मेजर था। तभी आखिरकार सुरक्षा कर्मियों को एहसास हुआ कि ये कुत्ता ही था जो नंबर डायल कर रहा था। आप सोच सकते हैं कि ये असंभव है, आखिरकार एक कुत्ता आईफोन कैसे चला सकता है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि मेजर एक प्रशिक्षित बचाव कुत्ता है। अफगानिस्तान में सेवा करने के समय टेरी ने मेजर को अडॉप्ट किया था। वो एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण के साथ काम कर रहे थे, तब उनको अचानक गंभीर PTSD और अटैक आया। टेरी के गिरने के बाद मेजर ने अपने आईफोन को उनके सामने की जेब से निकाला और बार बार उस पर पैर रखा। टेरी के आईफोन को इमरजेंसी SOS पर सेट किया गया था। टॉप बटन को लगातार 5 बार दबाने के बाद 911 पर कॉल लग गया और हालांकि 10 बार के बाद इसे मेजर की दृढ़ता ने टेरी को बचा लिया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं अपने कुत्ते को लोकल पिज्जा स्टोर का नंबर डायल करके पिज्जा ऑर्डर करना सिखा दूं क्या? बेवकूफियां। गोरे लोगों के बारे में बहुत सारे कुछ रूढ़िवादी विचार हैं, जैसे कि गोरे लोग ज्यादा मजेदार होते हैं, कि वे सुंदर और दयालु होते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो लोग दूसरों की तुलना में थोड़ा बेवकूफ होते हैं। हालांकि ये रूढ़िवादी विचार शायद ही कभी सच होते हैं, लेकिन ये कम से कम इस प्यारे सुनहरे बालों वाले कुत्ते पर लागू जरूर होती है। टोड एक गोल्डन रिट्रीवर पिल्ला 2018 में अपने मालिक पाउला गुडविन के साथ एरिजोना के पहाड़ों में हाइकिंग के लिए गया था। ये तब हुआ जब पाउला खुद को निहारने में व्यस्त थी और इसलिए ये नहीं देख पाई कि वो एक रेटल स्नेक पर कदम रखने वाली थी। तब टोड उन दोनों के बीच में कूद गया। पावला पर वार करने के लिए पीछे खड़ा था। वो अपने प्यारे चेहरे को रेटल स्नेक से उसने कटवा लिया। एक वीरता लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से बेवकूफी भरा काम। रेटल स्नेक अत्यधिक विषैले होते हैं। उसके विष से आंतरिक रक्त सुराव के साथ टिश्यूज भी डैमेज हो सकते हैं। इसके काटने से एंटी वेनम के इंजेक्शन के साथ साथ 30 मिनट के अंदर उपचार की जरूरत होती है और अगर इसे ऐसे बेइलाज छोड़ दिया जाए तो ये विष ऑर्गन डैमेज और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। पावला टॉड को पशु चिकित्सक के पास ले गई, जहाँ उसे काटे जाने के 10 मिनट के अंदर ही एक एंटी वेनम इंजेक्शन लगाया गया। अब सांप के काटने को अपने चेहरे से रोकना एक बहुत ही बेवकूफी भरा विचार था, जिसने इस प्यारे छोटे महाराज को बड़े पैमाने पर सूजे हुए मुंह के साथ छोड़ दिया। फिर भी पावला की नजर में टॉड एक हीरो था। उम्मीद है कि आगे जाके शायद एक गोरी जोड़ी अपने आसपास के माहौल का थोड़ा और ध्यान रखे, क्योंकि जैसा कि पुरानी कहावत है, गोरे लोग बड़े मजे करते हैं लेकिन सांवले लोग कम से कम अपने चेहरे को सांप से तो नहीं कटवाते। मामा मिया, ये तो मिट्टी मिट्टी है यार। वेनाजा उत्तरी इटली के समुद्री तट पर स्थित एक बहुत ही सुंदर गांव है, लेकिन अक्टूबर 2011 में एक विशाल बाढ़ की वजह से ये छोटा सा गांव एक हरा भरा सुंदर बगीचे के दलदल में बदल गया। घर और संपत्ति नष्ट हो गई क्योंकि ये पूरा गांव 13 फीट कीचड़ में डूब गया था। हर गांव वालों के पास ये बताने के लिए कहानी है कि बाढ़ ने उन्हें कैसे प्रभावित किया, लेकिन किसी के पास इतना अनोखा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि पियर पोली पारादीसी और उनके छोटे कुत्ते लियो के साथ में हुआ था। पियर पोलो गाँव की चट्टान के किनारे से गाड़ी चलाकर काम पर जा रहा था। इससे ठीक 1 महीने पहले उन्होंने सर्बिया के एक बचाव कुत्ते गोद लिया था, जो कि अब उनके बगल में बैठकर सवारी कर रहा था। हालांकि जब वे गाड़ी चला रहे थे, एक भयंकर तूफान आया और जिस सड़क पर वो चल रहे थे, अचानक बाढ़ ने उसे पानी में डुबो दिया। पियर पोलो ने सावधानी से सड़क को नेविगेट करने की कोशिश की, भले ही वो तेजी से नदी में बदल रही थी। उनका ध्यान लियो पर तब तक नहीं गया जब तक वो कुत्ता रेंगते हुए इनके गोद में नहीं आ गया। हैरान पियर पोलो ने कार रोक दी और लियो को फटकारना शुरू कर दिया। तब अचानक से एक विशाल कीचड़ की चट्टान कार के सामने से मुश्किल से 3 फीट दूर बह गई। कार को रिवर्स में डालकर दोनों तेजी से पहाड़ के उस सड़क के पीछे से हट गए। इसके बाद पियर पोलो को एहसास हुआ कि लियो के ऐसे बीच में आ जाना उन्हें चट्टान की ओर बहने से बचा लेता था। संभव बात यह थी कि लियो की सुनने की गहरी क्षमता ने पहाड़ की चोटी से नीचे गिरती हुई चट्टान की आवाज को महसूस कर लिया। कुत्तों में सुनने की तीव्र क्षमता होती है जो उन्हें इंसानों की तुलना में 4 गुना दूर की आवाजों को पता लगाने में मदद करती है। इसलिए जब पियर पोलो आने वाले भूस्खलन से बेखबर था, ऐसा लगता है कि लियो ने खतरे को भांप लिया और समय रहते अपने मालिक को चेतावनी दी। लियो के सम्मान में पियर पोलो ने बाद में अपने एक होटल का नाम उसके नाम पर रख दिया। इसलिए अगर आप कभी वर्नाजा जाते हैं तो आप लियो के लॉज में ठहर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ ना जाना बेहतर है। अगर आपको कीचड़ में नहाना अच्छा लगता है तो फिर भैया बात अलग है। इंसान बना लॉलीपॉप। आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? फिट होना, चीनी कम खाना। खैर, मिशिगन में रहने वाले बॉब के लिए उनका रेजोल्यूशन आसान है, कभी भी चप्पल पहन के बाहर नहीं जाना, क्योंकि 2016 में न्यू ईयर के दिन बॉब अपने पजामा और चप्पल पहन के कुछ लकड़ी लेने के लिए अपने फार्म हाउस से बाहर निकल गए। सिर्फ 24 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के साथ जाड़े के मारे जमीन बिल्कुल जमी हुई थी। बॉब को सच में अपने जूते पहनने के लिए 1 मिनट का समय लेना चाहिए था, क्योंकि चप्पल और बर्फ एक खतरनाक कॉम्बिनेशन। बॉस, ये बात का पछतावा उसे तब हुआ जब वो बर्फ पर फिसल गया और उसकी गर्दन टूट गई। बॉब एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में रहता था। उसका सबसे नजदीकी पड़ोसी भी 1/4 मील दूर रहता था। ऐसी हड्डी पसली टूटी और फिर बर्फ पर पड़े रहने से बॉब हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता था। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित हीरो आया, उसका 5 वर्षीय गोल्डन रिट्रीवर केल्सी। उसने बॉब को उसके ऊपर लेटकर उसके चेहरे और हाथों को चाटकर गर्म करके रखा। केल्सी ने तब तक भौंककर और चिल्लाकर मदद मांगी जब तक पड़ोसियों ने आखिर उसको सुन नहीं लिया और एम्बुलेंस कॉल करके बुला ली। जब बॉब अस्पताल पहुंचे तो उनका कोर तापमान खतरनाक रूप से कम था। एक व्यक्ति के लिए सामान्य कोर तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो तो हाइपोथर्मिया का शिकार वो इंसान हो जाता है।
बॉब का पूरा तापमान खतरनाक रूप से 69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उनकी हड्डी तक ठंडी हो गई थी। बोले तो वो एक बॉब्सिकल बन चुका था, लेकिन आशाजनक रूप से केल्सी की शरीर की गर्मी ने उन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए काफी देर तक जिंदा रखा और सर्जरी के बाद बॉब अपने पैरालिसिस से पूरी तरह ठीक हो गया। चमत्कारिक ढंग से बर्फ में काफी देर पड़े रहना एक आइस पैक की तरह काम करता है, जिससे वो ठंडा और स्थिर बना रहा है और जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी को कोई और नुकसान नहीं पहुंच पाया। आशाजनक रूप से बॉब पूरी तरह से ठीक हो गया था। सारा क्रेडिट जाता है प्यारी स्मार्ट केल्सी को। वो निश्चित रूप से बॉब की तुलना में जो चप्पलों में बर्फ पर चलते हैं उससे ज्यादा चालाक है भाई। डॉग वॉच। अगर आप कभी समुद्र में डूब रहे होंगे तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि ड्वेन द रॉक जॉनसन आपको बचाने आएंगे, लेकिन आपको सुनकर बड़ा झटका लगेगा जब आपको इसके बजाय एक बालों वाला जानवर बचाने आए। नहीं, मेरा मतलब डेविड हेसलहॉफ नहीं है, बल्कि मैं एक विशाल 150 पाउंड के कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूँ। कम से कम आप इसी स्थिति में होंगे अगर आप कभी भी इटालियन समुद्र तट के पानी में मुसीबत में पड़ गए होंगे तो, क्योंकि यहाँ लाइफ गार्ड्स के बजाय वे बचाव के लिए कूदने के लिए न्यू फाउंडलैंड कुत्तों को ट्रेन करते हैं। समुद्र में डूबता हुआ लोगों को बचाने के लिए ये विशाल आकार के शांत स्वभाव के कुत्ते हेलीकॉप्टर से कूदते हैं, नाव से गोता लगाते हैं या फिर समुद्र में डुबकी लगाते हैं। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा कि इतनी मोटी चमड़ी वाला कुत्ता समुद्र में तैर कैसे सकता है। निश्चित रूप से वे अपने भारी चमड़ी की कोट की वजह से डूब सकते होंगे, है ना। असल में उनका डबल फर कोट उनको गर्म रखता है और पानी को दूर धकेलता है। मोटे बाहरी चमड़ों में एक तेल की चमक होती है जो कि जल प्रतिरोधी होती है, जबकि शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए अंडर कोट नरम और घना होता है। इसके अलावा उनके झिल्लीदार पंजे और लंबी पैर की उंगलियां पैडल की तरह काम करती हैं, जो पानी में एक नाव की तरह तैरने में मदद करती हैं और दूसरे कुत्तों की तुलना में बहुत जल्दी स्टेमिना खो सकते हैं। ये न्यू फाउंडलैंड सामान्य कुत्ते की शैली में नहीं तैरता। इसके बजाय पानी में एक मजबूत तेज स्ट्रोक देते हुए वो उनके पैरों को नीचे और बाहर की तरफ फैलाते हुए ब्रेस्ट स्ट्रोक स्टाइल में तैरते हैं। उनकी ताकत और विशाल आकार लोगों को सुरक्षित रूप से वापस किनारे पर खींचने के लिए एकदम सही है। एक राल बहाने वाला न्यू फाउंडलैंड द रॉक जितना हैंडसम नहीं हो सकता, लेकिन भाई कोई भी कुत्ता जो किसी को डूबने से बचाता है वो मेरी नज़र में एक हैंडसम हीरो है। आपको इनमें से कौन सी वीर कुत्ते की कहानी सबसे बेहतरीन लगी और क्या आपको लगता है कि आपका कुत्ता आपके बचाव में आएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।